नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। ट्रंप की रूस के कालिनिनग्राद को लेकर नीति परमाणु युद्ध की ओर ले जा रही है, जिसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट माना जा रहा है। ट्रंप ने यूक्रेन को रूस के अंदर तक हमला करने की अनुमति देकर इस आशंका को और बढ़ा कर दिया है। ट्रंप की अप्रत्याशित रणनीतियां अक्सर ही अमेरिका के संपर्क में रहने वाले देशों के लिए मुश्किलें बढ़ा देती हैं। आपको बता दें कि रूस ने नाटो देशों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी उसके रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्र कालिनिनग्राद पर हमला करता है तो उसे फौरन और विनाशक जवाब दिया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी और रूसी राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पुत्रशेव ने कहा कि कालिनिनग्राद पर रूस के किसी भी हमले पर सभी सैन्य संसाधनों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें परमाणु प्रतिरोध नीति भी शामिल है। नाटो देशों को चिंता है कि रूस इस क्षेत्र का उपयोग करके और इसके संसाधनों का उपयोग करके, जिसमें परमाणु मिसाइलें भी हैं, यूरोप पर हमला करने और सुवाल्की गैप पर कब्जा करने के लिए कर सकता है, जो बाल्टिक देशों को बाकी नाटो देशों से जोड़ता है। आपको बता दें कि सुवाल्की गैप के जरिए ही बाल्टिक देश नाटो देशों से जुड़ते हैं। कालिनिनग्राद रूस का एक एन्क्लेव है, जिसका अर्थ है वह रूस की मुख्य भूमि से भौगोलिक रूप से कटा हुआ है और नाटो देशों के सदस्य पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित है। रूस अपने देश के ऊपर हमले से बचाव के लिए किसी भी साधन, यहाँ तक कि परमाणु मिसाइलों का भी इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। इसके लिए रूस ने पहले ही लोगों को चिता दिया है। मामला उस समय गरमाया जब पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस के अंदरूनी हिस्सों में हमला करने की खुली छूट दे दी। माना जा रहा है कि बहुत जल्द यूक्रेन और बैकग्राउंड में नाटो देश की सेना कालिनिनग्राद पर हमले की शुरुआत कर सकती है। अगर यूक्रेन रूस के अंदरूनी हिस्सों, जिसमें राजधानी मॉस्को भी शामिल है, पर हमले करता है तो इस जगह अचानक युद्ध विनाशकारी परमाणु युद्ध में बदल जाएगा। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक को दिए गए इंटरव्यू में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पत्रुशेव ने अमेरिका को सख्त शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि रूस किसी भी हमले को बेहद गंभीर लेगा और अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु मिसाइलों का भी उपयोग करने से नहीं झिझकेगा। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव पत्रुशेव ने कहा कि हम लंबे समय से पश्चिमी देशों की कालिनिनग्राद को लेकर बनाई गई योजनाओं से चिंतित और परिचित हैं। मैं उन्हें बस एक बात कह सकता हूं कि यह क्षेत्र रूस का हिस्सा है और उस पर हमला हमारी संप्रभुता पर हमला माना जाएगा, जिसका जवाब हम रूसी सैन्य शक्ति और परमाणु सिद्धांतों के मुताबिक तत्काल और निर्णायक तरीके से देंगे। कालिनिनग्राद नाटो देशों की सीमाओं के काफी करीब स्थित है, इसीलिए नाटो देश इसे खतरे के रूप में देखते हैं, जहां भारी मात्रा में परमाणु हथियार रखे गए हैं। दरअसल अमेरिका की सीनियर सैन्य अधिकारी जनरल क्रिस्टोफर टी डोनहू ने अपने बयान में दावा किया था कि नाटो के पास कालिनिनग्राद को सैन्य रूप से निष्क्रिय करने की पूरी क्षमता है। नाटो ने इसके लिए प्लान भी तैयार किया है। जनरल डोनहू ने वर्तमान में यूरोप और अफ्रीका में अमेरिकी सेना का कमांडिंग जनरल का रोल निभाया है। नाटो का यह बयान रूस के लिए गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जिसने मॉस्को की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। असल में ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए दी गई समय सीमा 50 दिनों से घटाकर लगभग 12 दिन कर दी है। ट्रंप ने पुतिन को युद्ध जारी रखने पर निराशा व्यक्त की और कहा कि यह बहुत निराशा वाला है। यह दिखाता है कि वह युद्ध को अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने खुद को भी एक शांति निर्माता के रूप में दिखाया और कहा कि पहले भी 24 घंटे के भीतर युद्ध करने का वादा किया था, लेकिन हालात बेकाबू होते देख ट्रंप प्रशासन ने
यूक्रेन को रक्षात्मक हथियार जैसे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और गोला बारूद भेजने का वादा किया, जिसके लिए नाटो सहयोगी देश भुगतान करेंगे और खामियाजा भी यही नाटो देश भुगतेंगे। बड़ा सवाल। असल में ट्रंप की मानसिकता है कि वह माल भी कमाए और अगर युद्ध की स्थिति हो तो उसका खामियाजा यूरोपीय देश और यूक्रेन उठाए। जब शांति की बात हो तो नोबेल पुरस्कार उनके हिस्से में आए। पहले वह दुनिया को हथियार बेचते हैं, युद्ध कराते हैं, और जब समझौते की बात आती है तो कहते हैं हमने ट्रेड डील खत्म करने की बात की थी, लोग डर गए और उन्होंने समझौता कर लिया। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए। लेकिन ट्रंप को कई जगहों से मुंह की खानी पड़ रही है। मामला है थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया को युद्ध खत्म करने की धमकी दी थी। इसके अलावा ट्रंप ने व्यापार को आधार बनाकर दोनों देशों को चेतावनी दी थी, लेकिन दोनों ही देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम की धमकी को ठुकरा दिया। ट्रंप की बजाय दोनों देशों के बीच आसियान के प्लेटफॉर्म पर मलेशिया ने मध्यस्थता करवाने की बैठक करवाई और करीब 2 घंटे लगातार बातचीत के बाद ही दोनों देश बिना किसी शर्त युद्ध विराम को राजी हो गए। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि दोनों देश आज रात यानी 28 जुलाई 2025 की मध्यरात्रि स्थानीय समय अनुसार 24 घंटे से प्रभावी तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। आपको बता दें कि मलेशिया अभी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन यानी आसियान का अध्यक्ष है। मलेशियाई प्रधानमंत्री आधिकारिक आवास पर हुई बैठक में थाईलैंड और कंबोडिया के प्रधानमंत्रियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया। जानकारों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप की फोन कॉल और व्यापार धमकियों से जो काम नहीं हो पाया वह आसियान कूटनीति के जरिए हो गया। थाईलैंड और कंबोडिया ने युद्ध के करीब 5 दिनों के बाद बिना किसी शर्त के युद्ध विराम पर सहमति जता दी। इस लड़ाई में अभी तक 36 लोग मारे गए हैं और हजारों लोगों को अपने घर से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की उपस्थिति में समझौता कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट और थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई के बीच हुआ। आपको बता दें कि थाईलैंड के पास मौजूद 90% से ज़्यादा हथियार अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से दिए गए हैं। इससे साफ है कि अमेरिका अपने हथियारों का भंडार थाईलैंड में डाल रहा है। उसके बाद भी उसे नोबेल पुरस्कार चाहिए। जो यह अस्थिरता दिखती है ट्रंप के स्वभाव में, वही सबसे बड़ा कारण है परमाणु युद्ध की नौबत लाने का। आपको बता दें कि इसके मायने यह निकाले जा रहे हैं कि एक ओर तो ट्रंप हथियारों का सौदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ शांति का मसीहा भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कई बार अपनी तटस्थता और शांति वार्ता पर जोर दिया, लेकिन उनकी कुछ टिप्पणियों ने चिंता भी बढ़ा दी है। तो सवाल उठता है कि ट्रंप की कूटनीति क्या रूस और यूक्रेन के युद्ध को परमाणु युद्ध में तब्दील करने जा रही है? रूस के परमाणु युद्ध हमले की चेतावनी को अमेरिका नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन उसके लिए भयानक भूल होगी जिसके लिए अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। नाटो के किसी देश ने कलिनिनग्राद पर हमला किया या रूस ने नाटो के किसी भी सदस्य देश जैसे पोलैंड या लिथुआनिया पर कलिनिनग्राद को लेकर हमला किया तो सीधे तौर पर नाटो और रूस के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में नाटो सैन्य रूप से इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा बन जाएगा। नाटो एक सामूहिक सुरक्षा संगठन है। इसके अनुच्छेद 5 के तहत अगर किसी नाटो सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी नाटो सदस्यों पर हमला माना जाएगा और अन्य देश उस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। यानी महाविनाश की कहानी उसी समय से शुरू हो जाएगी जैसे ही रूस के कलिनिनग्राद पर हमला होगा। रूस की कार्रवाई का सामना न केवल यूक्रेन बल्कि नाटो के यूरोप के देशों को भी करना पड़ेगा, बल्कि इसकी जद में अमेरिका भी आ सकता है। इसे एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी माना जा सकता है, जिसकी जद में पूरा
आधी दुनिया आएगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी, पहला सवाल यही, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और ट्रंप ने नाटो सदस्य देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने और उसकी प्रतिबद्धता को लेकर जो सवाल उठाए हैं, क्या लगता है दोनों में मतभेद है और ट्रंप इस मतभेद को बढ़ाकर सबसे ट्रेड करना चाहते हैं, या इसका सही शब्दावली यूज किया जाए ट्रेड डील के जरिए और युद्ध के जरिए वह धमका के अमेरिका को माला माल करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, यही आपने बिल्कुल सही एनालिसिस की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है वो बहुत ही अनकन्वेंशनल अप्रोच है, ट्रांजैक्शनल है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हर जगह करते हैं और अपना अधिक से अधिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट, ये जाहिर है कि ये जो उनका सेल्फ सेंट्रिक जो अप्रोच है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जी। लेकिन ये जो अप्रोच है उसका जरूर एक तात्कालिक जो लाभ है वो डोनाल्ड ट्रंप को अवश्य मिलता है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक और ट्रांजैक्शनल अप्रोच की वजह से आप जो है दूसरों के लिए, अपने लिए एक क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस पैदा करते हैं। आपके ऊपर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप किस दिशा में कब बैठ जाएंगे, बेहद अहम बात कर रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी। शायद यही कारण है कि कंबोडिया और थाईलैंड जैसे छोटे देश भी ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं किए, बल्कि उन्होंने उन संस्थानों के ऊपर भरोसा किया, उन संस्थाओं पे भरोसा किया जिसको आसियान कहते हैं। उन्होंने मलेशिया पे भरोसा किया। यह अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है? जरूर, ये अमेरिका की, जैसे कि मैंने कहा कि क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस वो पैदा करते जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म का जो गेन है, टैक्टिकल गेन है, कुछ चंद डॉलर तो वो जरूर कमा लेते हैं, कुछ चंद उनको टैक्टिकल गेन्स जरूर मिल जाते हैं, स्ट्रेटेजिक गेन्स भी मिल जाते हैं। लेकिन जो क्रेडिबिलिटी की जो क्राइसिस जो आप पैदा करते हैं वो बहुत ही लॉन्ग टर्म में ही जाकर के भरपाई उसकी हो सकती है। देखिए प्रसून जी, क्रेडिबिलिटी को बनाना बहुत धीमे धीमे बनती है, लेकिन इसको तोड़ने का जो काम है वो बहुत आसानी से और बहुत जल्द किया जा सकता है जी। इस तरीके का जो अप्रोच अगर डोनाल्ड ट्रंप लेकर के चलेंगे तो अमेरिका जो बड़े बड़े वैल्यूज की बात करता है, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और शेयर्ड वैल्यूज और तमाम जो बड़े बड़े वो मॉडल्स की बात करता है, उन मॉडल्स को जाहिर है कि वो अपने एक्शंस के माध्यम से अगर उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रहा, नहीं करेगा और इस तरीके का सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच दिखाएगा तो अमेरिका की लीडरशिप में भरोसा कौन करेगा? और वही थाईलैंड और कंबोडिया के में दिखा है कि उन्होंने जाहिर है कि उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर और उनके बातों पर बिल्कुल भी तवज्जो न दे करके आसियान के माध्यम से इसका रिजोल्यूशन निकला है। उसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में भी भारत ने जाहिर है कि स्पष्ट कर दिया है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था जी। बेहद अहम बात कर रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी कि इस समय ट्रंप अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है झा साहब। झा साहब, पहला सवाल यही है कि क्या जेलेंस्की इस युद्ध में नाटो और अमेरिका को घसीट पाने में सफल होंगे? सुनिए जी, देखिए सवाल है यहाँ पे बहुत सारे जी। उसमें सबसे जो बड़ी चीज है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका को आपको एक चीज मानना पड़ेगा कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के आने से, डोनाल्ड ट्रंप 2 के आने से पहले तक अमेरिका को नेटो ने बड़ी बुरी तरह से यूज किया हुआ है। ये देखिए, ये वॉर नेटो और रशिया के बीच का नहीं था, कभी नहीं रहा है। ये वॉर हमेशा यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच का है, क्योंकि इन दोनों में आपस में कभी नहीं बनी है। यूरोपियन यूनियन अपने आप को हमेशा एक्सपैंड करने के लिए मतलब वो हर प्रयास करता रहा है, और वो रशिया के विसिनिटी में वो हमेशा जो यूरोपियन यूनियन है रशिया के तरफ में, हम लोग इसको रेड फ्लैगिंग कहते हैं कि रशिया का कोई भी एक्शन जो होता है वो उसको रेड फ्लैग के रूप में देखता है। और अभी जैसे हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो चुनाव नहीं होंगे, इस तरह की जो रेड फ्लैगिंग होती है
ये जो एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन होती है, ये यूरोपियन यूनियन काफी दिनों से चला रही है। और अभी कुछ दिन पहले हमने तो ये भी देखा कि यूरोपियन यूनियन ने उन्होंने तो ये प्रेडिक्ट भी कर दिया है कि रशिया 2027 में पोलैंड के ऊपर में और कुछ जो यूरोपियन यूनियन है या नेटो देश हैं उसके ऊपर में हमला कर देगा। देखिए, ये नेटो का वॉर नहीं है। यूरोपियन यूनियन अभी तक अमेरिका को मिसयूज कर रहा था, क्योंकि लगभग 80% 85% जो वेपन्स आ रहे थे, जो खर्चे उठाए जा रहे थे, वो अमेरिका उठा रहा था। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने आके उसने अब वो अपना एक कदम डाल दिया कि हम इसमें खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंदर में। झा साहब, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने अपने आप को किनारे कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने जेलेंस्की को अनुमति दी है कि आप रूस के अंदर तक हमला कर सकते हैं, यह परमाणु युद्ध को भड़काने वाला नहीं है, क्योंकि इसका मतलब सीधे अंदरूनी हिस्सों की बात जो की जा रही है वो कालिनिनग्राद की बात की जा रही है, जहां रूस के बड़ी संख्या में परमाणु हथियार रखे गए हैं। और रूस ने बता दिया है कि उसके सैन्य सिद्धांत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर उसके अस्तित्व को खतरा होता है, उसके संप्रभुता को खतरा होता है, तो वह परमाणु हथियार का उपयोग जरूर करेगा। जी प्रसून जी, देखिए, जहां तक परमाणु का हथियार का सवाल है, ट्रंप उकसा रहा है, मैं नहीं मानता। जिस दिन कर्स्क के थ्रू हमला किया गया था रशिया के ऊपर में, कर्स्क के जो अधिकतर पार्ट थे उसको ले लिया गया था। जिस दिन मॉस्को पे हमला किया गया था, जिस दिन रशिया के नॉर्थ में और नॉर्थ सेंट्रल एरिया में इतने सारे विमानों को जो ड्रोन के द्वारा यूरोपियन यूनियन के प्लानिंग के हिसाब से खत्म कर दिया गया था, उसी दिन परमाणु हमला होना चाहिए था अगर होता तो। और इसमें ज्यादातर में ट्रंप नहीं थे, ये बाइडेन के दिनों का सवाल है। तो अगर न्यूक्लियर एस्केलेशन करना होता तो पुतिन बहुत पहले का कर लेते। अब आज के दिनों में जब उन्होंने अपना ये वक्तव्य दे दिया है कि अगर ऐसा किया गया यूरोपियन यूनियन या नेटो द्वारा तो वो वापस हमला करेंगे, तो वो अपने राइट्स में। आप याद कीजिए वर्ल्ड वॉर 2, क्यों वर्ल्ड वॉर 2 में के लास्ट में न्यूक्लियर हमला हुआ था। जो पैरामीटर्स थे जापान ने जो क्रिएट किए थे अमेरिका के हिसाब से, या आप दूसरे तरह से कह लीजिए अमेरिका जो अपना जो उनका पैरामीटर था, जो परफॉर्मेंस था, वो अपना जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, उसको हासिल नहीं कर पाया था, तभी उन्होंने परमाणु बम से हमला किया था हिरोशिमा और नागासाकी। वो सारे पैरामीटर आप अध्ययन कर लीजिए, आज से लगभग 2 साल पहले वो ये पहुंच चुके हैं। तो अगर वो फ्लैश पॉइंट होता तो रशिया कब का ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन का चाहे कीव हो चाहे लिविव हो, इसको वो डिस्ट्रॉय कर दिया होता, लेकिन नहीं किया, अभी तक नहीं किया हुआ है। लेकिन उसका कारण क्या है? कारण क्या है झा साहब, उसका कारण क्या है? वही समझ मैं बताता हूँ जी। मैं सीधा साधा आपको कह रहा हूँ, प्लेन लैंग्वेज में, पुतिन सारी चीजें कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। हालांकि उन्होंने अपने दुमा से आज से 3 साल पहले ही ये परमिशन ले लिया था कि अगर आप अपना स्ट्रेटेजिक आर्म्स, जिसको न्यूक्लियर बम वहां पे कहते हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल, अगर यूज करना चाहे तो हम आपको अनुमति देते हैं, लेकिन 3 साल तक अभी उन्होंने नहीं किया हुआ है। इसका मतलब है उनके पास में संयम है, वो अभी और कुछ एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। चलिए ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, जो वीएन झा साहब कह रहे हैं वो बड़ी अहम बात कह रहे हैं, लेकिन कारण क्या एक कारण नहीं है कि ट्रंप को लेकर जो अप्रत्याशित रणनीतियां होती है ट्रंप की, उसको लेकर ही पुतिन या रूस सहमा हुआ है? देखिए प्रसून जी, रशिया की तरफ से जो एटॉमिक वेपन्स के इस्तेमाल की जो धमकियां हैं वो पहली बार नहीं दी गई। लगातार पिछले 3-3.5 वर्षों में हमने देखा है कि अनेकों बार, चाहे वो स्वयं राष्ट्रपति पुतिन रहे हो, चाहे वो लावरोव हो, चाहे वो अन्य उनके जो डिफेंस मिनिस्टर्स हो, मिनिस्टर रहे हो, या अन्य टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, सभी इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन वो धमकियां देने का कारण बहुत स्पष्ट है कि रशिया इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो की जो कंबाइंड कन्वेंशनल मिलिट्री माइट है, उसकी तुलना में रशिया की जो मिलिट्री माइट है, कन्वेंशनल मिलिट्री माइट है, वो कमतर है। और उस जो पावर गैप को कवर अप करने के लिए और अपने पोस्टर को सशक्त और मजबूत दिखाने के लिए रशिया समय समय पर एटॉमिक वेपन्स के इस्तेमाल की धमकियां दे डालता है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है
कि रशिया ऐसा करने जा रहा है, क्योंकि एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो ये पूरे विश्व में एक सर्वनाशी स्थितियां पैदा कर सकता है, जिसे कि हम कहते हैं आधी दुनिया परमाणु बम के चपेट में होगी, युद्ध परमाणु युद्ध के चपेट में होगी, उसका खामियाजा पूरी दुनिया उठाएगी। ये सत्य बात है। कई लोगों जानकारों से पूछा गया कि अगर ऐसा परमाणु युद्ध होता है तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि कौन जीतेगा हारेगा ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये तय है कि दुनिया पे, इस पृथ्वी पे आदिम युग की शुरुआत हो जाएगी। वीएन झा साहब, क्या यह आकलन सही है? मैं नहीं मानता हूं। देखिए, दुश्मनी कहां पे है, झगड़ा कहां पे है? रशिया और यूक्रेन के बीच में। अगर पुतिन तंग आकर या फिर वो अपनी अगर वो उनकी जो एक सहनशीलता है अगर वो खो देते हैं, वो किसके ऊपर सबसे पहले अटैक करेंगे? सबसे पहले वो यूक्रेन के ऊपर में अटैक करेंगे कि यूक्रेन को पंगु बढ़ा दिया जाए। मैंने बताया आपके 2 शहर के नाम आपको लिए थे, कीव और लिविव। ये 2 शहर को खत्म कर दीजिए, यूक्रेन जो है वो तभी खत्म हो जाएगा। और अगर यूक्रेन के ये 2 शहर खत्म हुए परमाणु बम से, तो क्या इसमें नेटो कूदेगा? नहीं, ये नेटो के चार्टर को वायलेट नहीं करता है। ये नेटो को वो अनुमति नहीं देता है कि नेटो वापस रशिया के ऊपर में अटैक करे। यूक्रेन तो तबाह हो जाएगा, लेकिन नेटो यूक्रेन के किसी काम नहीं आएगा तब। और ये जो छोटे छोटे देश है ना, आप लातविया ले लीजिए, लातविया की सीमा, एस्टोनिया की सीमा, फिनलैंड की सीमा आज के दिन में रशिया से मिलती है। तो ये क्या, ये छोटे छोटे देश हैं, क्या ये परमाणु बम, एक भी परमाणु बम की मार सह पाएंगे? नहीं सह पाएंगे। तो इसलिए नेटो खुल के कभी इसमें नहीं आएगा। और इसीलिए ट्रंप ने सबसे पहले अपना हाथ खींचा है। अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया है। उसने अभी जो वेपन दी है यूक्रेन के लिए, थ्रू यूरोपियन यूनियन या थ्रू दोज कंट्रीज। झा साहब, नाटो के जनरल डोहानियो ने कहा है कि अमेरिकी सेना या नाटो दोनों तैयार हैं कालिनिनग्राद पर हमला करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी निष्क्रिय करने के लिए। इसके मायने क्या निकाले जाए? अगर आप कह रहे हैं नाटो नहीं तैयार है, तो इस तरह की बयानबाजी क्यों? बयानबाजी, देखिए, बयानबाजी पर मत चाहिए। ये जो यूक्रेन रशिया का युद्ध है, ये नैरेटिव पे ही सेट हुआ शुरू से ही, तभी से ले लीजिए। तो ये बयानबाजी पे नहीं चाहिए। नेटो कभी भी ये दुस्साहस नहीं करेगा रशिया के ऊपर में डायरेक्टली हमला करने की। चलिए संजीव श्रीवास्तव जी से पूछ लेते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, इस विषय पे आपका क्या कहना है? जी देखिए, रशिया कभी भी इस तरीके का कोई स्टेप उठाने नहीं जा रहा है। और लेकिन रशिया को अमेरिका और नेटो ने बार बार लगातार इस बात को स्पष्ट किया है कि यदि उसने न्यूक्लियर ऑप्शन चुना तो ऐसे में इस पूरे युद्ध का एस्केलेशन तय है। और मेरा ये मानना है कि यदि रशिया ने यहाँ तक कि यदि कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल किया तो इस रशिया और यूक्रेन युद्ध का एस्केलेशन होगा। और उसको जो रशिया को जो रिस्पांस है वो उसको उसी मुताबिक भुगतना पड़ेगा। और उसमें अमेरिका और नेटो, मेरे असेसमेंट के मुताबिक, मेरे विचारों के मुताबिक, उसमें वो जरूर उससे रिस्पांस। संजीव श्रीवास्तव जी, आप उसी बात पे आ गए हैं जिस पे मैं आ रहा था। जेलेंस्की को जोकर कहा जाता था, लेकिन जेलेंस्की अगर ये होता है तो अमेरिका को, नाटो को, यूरोपियन यूनियन को, जिसको वीएन झा जी इशारा कर रहे हैं, सबको इस युद्ध में घसीटने में कामयाब होंगे। यानी एक जोकर पूरी दुनिया को नचा रहा होगा अपने हाथों पे। संजीव श्रीवास्तव जी, ये आकलन कहां तक उचित मानते हैं आप? देखिए प्रसून जी, सच्चाई ये है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध नहीं है। ये वास्तविक रूप से महाशक्तियों के बीच का युद्ध है। जैसा कि मैंने आपके सोच में लगातार बार बार कहा है कि महाशक्तियां यूरोपियन थिएटर में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रही है और यूक्रेन का इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। लेकिन और अभी तक ये रहा है कि चूंकि दोनों महाशक्तियां इस पूरे युद्ध में एक दूसरे को डायरेक्टली टारगेट नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका जो आशय होगा बिल्कुल स्पष्ट होगा कि ये न्यूक्लियर वॉर में बदलेगा और रशिया के ऊपर भी न्यूक्लियर हमला होगा। यदि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कोई हमला किया और नेटो के ऊपर कर दिया तो फिर तो और भी त्वरित कार्रवाई होगी। तो न्यूक्लियर ऑप्शन को चुनना इस पूरे युद्ध को एस्केलेट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होना और आपके मुताबिक रशिया इस तरह का ऑप्शन चूज नहीं करेगा?
जी बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलिए वीएन झा साहब, अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम आते हैं और मानते हैं कि अगर रसिया और यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन ये सब आपस में मिलके युद्ध करते हैं तो रसिया भारी पड़ेगा या यूरोपियन यूनियन वाला नाटो या यूक्रेन उनका सहयोगी, मतलब? जी प्रसन्न जी, हम लोग एक और जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस अलायंस का, चाहे आप नेटो ईयू को ले लीजिए, चाहे रशिया को ले लीजिए। रशिया का आज के दिन में चाइना और नॉर्थ कोरिया से डायरेक्ट अनलिमिटेड संधि है। कोरिया के सैनिक यहाँ बेहद अहम बात आपने कही। जी जी ठीक है। कोरिया के सैनिक यहाँ पे रशिया के साथ लड़ रहे हैं। चाइना के और रशिया के जो हायर लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, उनकी पिछले लगभग 3 महीने से काफी जबरदस्त जो इंटीग्रेशन होती है वो हो रही है हायर लेवल पे। तो आप इसको अकेला, रशिया को अकेला मान के चलने की गलती नहीं कीजिए। वीएन झा साहब, आपने बेहद महत्वपूर्ण बात की है। तीसरे विश्व युद्ध की हाट है, आपके भी निष्कर्ष इसी ओर जा रहे हैं। जी सबसे जो बड़ी चीज है, आप एक बात को मार्क कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हाथ नेटो से क्यों खींचा? क्या बिना अमेरिका के नेटो लड़ सकता है? आंसर है नहीं। तो अगर अमेरिका ने अपना हाथ ऑलरेडी खींच लिया है, क्योंकि आज के दिन में वो जो आपको वॉर प्लेन या कोई भी जो चीज देने जा रहे हैं, वो उसके लिए यूरोपियन यूनियन के कंट्री जो हैं वो पे करेंगे अमेरिका को जी। और तभी वो जो वेपन है वहां पे आएंगे। अमेरिका आज के दिन में नेटो के साथ में नहीं है। जो ये यहाँ जो युद्ध चल रही है इसमें नेटो नहीं लड़ रहा है। उसने यही तो चीज की है डोनाल्ड ट्रंप ने। यूरोपियन यूनियन को कहा कि ठीक है, अगर आप लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप का बहुत भर्त्सना हुआ था यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्री द्वारा, जब उन्होंने कहा था कि हम ये वॉर नहीं लड़ेंगे, हम इस युद्ध को खत्म करेंगे, सीज फायर करना जरूरी है। इससे पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन काफी क्षुब्ध थे और उसी का परिणाम है कि ट्रंप ने कहा कि ठीक है, तुम लड़ना चाहते हो तुम लड़ो, मैं तुमको हथियार दे रहा हूं, उसके लिए तुम हमें पे करो और तुम अपना सप्लाई करो उसको, यूक्रेन को। मैं सप्लाई नहीं करने जा रहा हूं। यही चीज है ना। तो ये सीधा दिखाता है कि ये नेटो और रशिया का लड़ाई नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन की जो कुछ कंट्री हैं। लेकिन अगर ये युद्ध होता है, संजीव श्रीवास्तव जी 30 सेकंड में आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्लीज। हाँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि यदि इस पूरे रशिया और यूक्रेन के युद्ध में और रशिया अगर जीतने के भाव में आ जाता है, यूक्रेन की अगर इसमें हार होती है, तो ये सिर्फ यूक्रेन की हार नहीं होगी, ये अमेरिका और नेटो की हार होगी, अमेरिका की भी हार होगी, जिसको कि अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। और अमेरिका ने नेटो से अपना हाथ नहीं खींचा है। मैं थोड़ा सा इससे संजीव श्रीवास्तव जी, इस बात से मैं भी सहमत हूं, लेकिन सवाल बस इतना उठता है कि अमेरिका ने अपने आप को तो एक तरीके से हटा ही लिया है। अब युद्ध के नतीजे कुछ भी हों, लेकिन व्यापारी सौदागर अमेरिका अब लाभ में ही होगा, लेकिन उसका खामियाजा शायद पूरी दुनिया भोगेगी। और आने वाले समय में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो दुनिया के उन हिस्सों में क्या होगा और लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे भारत जैसे देश में जो युद्ध में सीधे तो चपेट में नहीं आएंगे, लेकिन उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, उनको क्या सावधानियां बरतनी होगी, या अगले डिबेट में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।